नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करी है। जहां जहां मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है वहां वहां सवाल उठाया है। लेकिन एक सवाल तो यह भी बनता है कि अगर मैं सरकार की जगह होता तो मैं क्या करता। देखो, वैसे तो अभी के लिए पॉलिटिक्स में आने में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को सही मायनों में बेहतर बनाना है तो इस सवाल पर विस्तार में बात करनी जरूरी है। क्योंकि सपने पूरे होने के लिए हमें पहले सपने देखना जरूरी है। कैसा होगा हमारे सपनों का देश, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। मैं ध्रुव राठी सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जब हम देश को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हुए इंग्लिश में हमेशा कहा जाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिना पीस के नहीं मिल सकती। पीस यानी शांति और सेफ्टी, ये किसी भी देश की नींव की तरह है। इसके कई सारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश के खिलाफ जंग पर जाए या हमारे बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे तो हमारी डिफेंस फोर्सेस फाइट बैक करें और हमारी सेफ्टी इंश्योर करें। दूसरा हो सकता है आतंकवादी हमलों से सेफ्टी। साल 2001 में हमने देखा पार्लियामेंट पर टेरर अटैक, 2008 में मुंबई टेरर अटैक, 2015 में गुरदासपुर आतंकवादी हमला, 2019 में पुलवामा हमला, 2023 में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस टेरर अटैक और हाल ही में हमने देखा रियासी आतंकवादी हमला, जहां पर 9 लोगों ने अपनी जान खोई। इन्हीं पिछले कुछ दिनों में डोडा और कठुआ में भी आतंकवादी हमले देखने को मिले, जहां पर कितने ही लोगों ने अपनी जान खोई। पिछले साल अगस्त के महीने में होम मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट रिलीज करी थी कि पिछले 5 सालों में 761 आतंकवादी हमले देखने को मिले जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से 174 लोग मारे गए। हमें इन सभी तरीकों के आतंकवाद से सेफ्टी चाहिए। तीसरा है दंगे, धर्म के नाम पर या एथनिसिटी के नाम पर क्लैशेस, जैसे कि 2020 में दिल्ली के दंगे हुए। 2022 में उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने एनसीआरबी डेटा के अनुसार बताया कि 2017 और 2021 के बीच में 2900 से ज्यादा कम्युनल और रिलीजियस राइटिंग के केसेस रजिस्टर किए गए थे देश में। फरवरी के महीने में मणिपुर के गवर्नर ने बताया 219 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर कराई जा चुकी हैं और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने ही देश में। हमें सेफ्टी चाहिए रिलीजियस राइट्स और एथनिक क्लैशेस से। चौथा है लिंचिंग्स, कभी धर्म के नाम पर तो कभी व्हाट्सएप में फैली अफवाह के नाम पर। हमें कासगंज वायलेंस देखने को मिला जहां चंदन गुप्ता को मारा गया। हमें लिंचिंग्स देखने को मिली पहलू खान, तबरेज अंसारी और अखलाक की। इन कम्युनल लिंचिंग्स के अलावा कई ऐसी भी लिंचिंग्स हुई जहां पर व्हाट्सएप पर अफवाह फैलती है कि कोई चाइल्ड किडनैपर है तो कोई ऑर्गन हार्वेस्टर है, और इस बेसिस पर लोगों को मारा गया एक भीड़ के द्वारा। चाहे पालघर लिंचिंग हो जहां पर 2 साधुज और उनके ड्राइवर्स को मारा गया, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आजम की लिंचिंग कर्नाटका में। हमें सेफ्टी चाहिए लिंचिंग से। पांचवा है क्राइम। क्या आप जानते हैं एनसीआरबी डेटा के अनुसार साल 2022 में 28,522 मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए थे पूरे देश भर में। इसका मतलब है ऑन एवरेज हर दिन 78 मर्डर केसेस। लेकिन मर्डर इकलौता क्राइम नहीं है, हमें हिट एंड रन और रोड रेज के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुणे पोर्शे का केस। एक ओवर स्पीडिंग गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया। डेक्कन हेरल्ड की इस जनवरी की रिपोर्ट को देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार 67,387 हिट एंड रन केसेस देखे गए इंडिया में। इनमें से 30,486 केसेस में लोगों की मौत हुई। सोचकर देखो, हर साल करीब 30,000 लोग मारे जा रहे हैं देश भर में सिर्फ गाड़ियों की वजह से, सिर्फ रैश ड्राइविंग की वजह से। छठा है एक्सीडेंट्स, और भी अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं इसके अलावा। कुछ हफ्ते पहले की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की हेडलाइन देखो, ना जांच ना ऑडिट, देश की बड़ी इमारतों में 2.5 साल में 1177 जाने गई। 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को भी देखो। इंडिया में हर दिन कम से कम 2 लोग मरते हैं ओपन पिट्स और मैनहोल्स की वजह से। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2015 और 2020 के बीच में टोटल में 5,393 लोगों ने अपनी जान खोई गड्ढों में गिरकर। फिर है रेलवे एक्सीडेंट्स, कहीं पर ट्रेनों की डिरेलमेंट हो जाती है तो कहीं पर टकराव होता है।
पिछले साल हमने देखा सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट जहां पे ऑलमोस्ट 300 लोगों की जान गई। डेटा के अनुसार पिछले 60 सालों में नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स धीरे धीरे कम होते गए हैं, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से इंप्रूव हुई है उस हिसाब से तो आज के दिन ऑलमोस्ट 0 रेलवे एक्सीडेंट्स देखने को मिलने चाहिए थे हमें। और ट्रेनों का एक्सीडेंट्स तो छोड़ो, जानते हो कितने लोग अपनी जान खोते हैं हर साल रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए? जनवरी 2024 में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने यह डेटा प्रोवाइड किया। टोटल 2590 लोगों ने अपनी जान खोई मुंबई सब अर्बन रेलवे ट्रैक्स में सिर्फ साल 2023 में। यानी कि सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो ऑन एवरेज हर दिन 7 लोग मारे जा रहे हैं ट्रेनों से नीचे गिर के या रेलवे क्रॉसिंग करते हुए। कभी सड़क पर चलते चलते लोग गड्ढों में गिरकर मर जाते हैं, तो कभी कोई गाड़ी आकर उन्हें कुचल जाती है, तो कभी रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते वक्त लोगों की जानें चली जाती हैं, तो कभी कोई ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। 2022 में हमने गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स देखा, जहां पर 135 लोगों ने अपनी जान खोई। कहीं पर इलीगली लगाई हुई होर्डिंग नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से लोग मरते हैं, जैसे कि मुंबई में हमने देखा जहां 16 लोगों की मौत हुई। इस होर्डिंग के डायमेंशन 120 बाय 120 फीट थे, जो कि परमिसिबल डायमेंशन 40 फीट बाय 40 फीट से कहीं ज्यादा था। और कहीं पर तो खराब दवाइयों की वजह से ही उनकी मौत हो रही है। 2019 में 12 बच्चों की मौत हुई क्योंकि एलिजिडली उन्होंने टॉक्सिक कफ सिरप पी लिया था जम्मू में। सोचकर देखो दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत आखिर इतनी सस्ती क्यों है? मैं अगर प्रधानमंत्री हूं तो मैं इस धारणा को बदलूंगा। किसी भी आम इंसान की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मेरी यानी भारत के प्रधानमंत्री की। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन आज 2024 में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वही कॉलोनियलिज्म, वही फ्यूडलिज्म भरा हुआ है। इन लोगों के लिए बात हजम करनी बड़ी मुश्किल है कि एक आम मजदूर की, एक गरीब मजदूर की जान की वही कीमत कैसे हो सकती है जो भारत के प्रधानमंत्री या किसी बड़े अरबपति सेठ की जान की कीमत है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े अरबपति सेठ हो या कोई गरीब मजदूर या एक मिडिल क्लास आदमी, अपने परिवार के लिए तो हर कोई उतना ही खास होता है ना। और संविधान की नजरों में भी ऐसा ही होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, जिसके मुताबिक कानून की नजरों में हर कोई बराबर है। और सेकेंडली, देश में रहने वाले हर एक इंसान को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं इंश्योर करूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते कि इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी हर किसी के लिए हो, क्योंकि जान है तो जहां है। आप पूछोगे लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है? अभी तक तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही गिनाए जा रहा हूं, लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि सॉल्यूशन की पहली स्टेप यही है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी को ठीक कराने के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या करता है? देखता है कि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है आपकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेता है वो, क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पता होगी तब तक दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। 99% केसेस में अगर आप कोई भी दवाई दे दोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यही चीज आपकी जिंदगी के लिए भी एप्लीकेबल है। जो भी चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, उन्हें ओवरकम करने के लिए सबसे पहली स्टेप है उन्हें आइडेंटिफाई करो। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या रूट कॉज है। उसी के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन यहां पर काम करेगा। जैसे कि अपनी पढ़ाई या काम पर ध्यान ना लगा पाना, दिन भर बैठकर बस फोन पर स्क्रॉल करते रहना, स्ट्रेस्ड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, इन सब चीजों की रूट कॉज हो सकती है खराब टाइम मैनेजमेंट। इन प्रॉब्लम से मैं भी सफर करता था, लेकिन फिर मैंने अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया इनसे डील करने का। एक ऐसा सिस्टम जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है अपने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी कोर्स में। यही सिस्टम वो राज है जिसकी वजह से मैं पिछले कई सालों से इस लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया हूं। रेगुलरली हफ्ते भर हफ्ते उसी एफिशिएंसी के साथ ये वीडियोस बनाते रहना, चाहे मैं घर में हूं या दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूं। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ अपने हैप्पीनेस लेवल्स को भी मैक्सिमाइज करना, ये चीज मैंने डिटेल में समझाई है इस कोर्स में। दिए गए असाइनमेंट्स को करने के बाद आप रिव्यूज में देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अपनी जिंदगी में। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी में सोशल लाइफ, हॉबीज और हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पाते और प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और आप में से पहले 1000 लोगों के लिए ये कूपन कोड PM40 40% ऑफ पाने के लिए। इस कोर्स को लेकर सबसे बड़ी कंप्लेन लोगों की ये रही थी कि ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्यों अवेलेबल है। तो यहां भी एक खुशखबरी देना चाहूंगा, अगस्त 2024 में इस कोर्स का हिंदी वर्जन भी रिलीज किया जाएगा। आप में से जो लोग इस कोर्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद खरीदेंगे, उन सब के लिए हिंदी वर्जन कंप्लीटली फ्री होगा। ध्रुव राठी एकेडमी पर आप इसे फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे अगस्त के महीने के बाद से, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं।
दूसरा स्टेप आता है इसके बाद प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, और तीसरा स्टेप फिर आता है एक्शन लेना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सही एक्शन लेना, सही दवाई देना। ज्यादातर केसेस में ज्यादातर पॉलिटिशियंस इन पहली दो स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। वो अपने भाषण देते हैं हवा हवा में कि बच्चे देश का भविष्य है, नारी शक्ति का सम्मान, जनता जनार्दन है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को कभी डायग्नोस नहीं करेंगे, कभी उसकी बात नहीं करेंगे और कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रॉब्लम। सरकार में बैठे बहुत से पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम्स को बस कारपेट के नीचे सरकाना जानते हैं कि कहीं हमारी स्टेट का क्राइम रेट ज्यादा ना दिख जाए, इसलिए कुछ केसेस में एफआईआर ही मत लिखो। 2018 की इस न्यूज को देखिए। शाहजहांपुर में 28 साल की एक औरत ने अपने ऊपर आग लगा दी। उसके हस्बैंड ने एलिज किया कि विनय कुमार नाम के एक आदमी ने उसका रेप किया था और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। उसकी वजह से उसने आत्महत्या करी। 2019 की इस न्यूज को देखिए। जब पुलिस वालों ने गैंगरेप पर एफआईआर करने से मना कर दिया तो लड़की ने आत्महत्या कर ली। यूपी के बदाऊं में पिछले साल 2023 की न्यूज, रामपुर में 32 साल की विडो ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली जब पुलिस ने उसकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दी। कुछ नेता तो इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने किसी क्राइम की खबर को एक्सपोज कर दिया तो उस जर्नलिस्ट को उठाकर ही जेल में डाल दो। पिछले एक वीडियो मैंने बात करी थी अंकिता भंडारी के मर्डर केस की, जहां पर पुलिस ने हिंदी न्यूज़पेपर जागो उत्तराखंड के एडिटर आशुतोष नेगी को ही जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो बड़े करीबी से इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे। इन्हीं सब चीजों की वजह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि एक सरकारी सर्वे है, हमें बताता है बार बार ओवर द इयर्स की औरतों के खिलाफ जो क्राइम है वो एक बहुत बड़े स्केल पर अंडर रिपोर्टेड है कई सारी स्टेट्स में। पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज करती। जो लोग इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें पेसिमिस्टिक कहा जाता है, कभी एंटी नेशनल, कभी फॉरेन फंडेड कहा जाता है, और ये सारी डॉग विस्लिंग ऊपर से होती है। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं लोगों को कहूंगा स्पीक अप, अपनी आवाज उठाओ। मैं मीडिया को कहूंगा अपनी आवाज उठाओ, रिपोर्ट करो इन सारे सेफ्टी इश्यूज पर जो देखने को मिल रहे हैं। ये सारे क्राइम के इंसिडेंट्स, टेररिज्म के इंसिडेंट्स, कम्युनल राइट्स, एथनिक क्लैशेस, लिंचिंग्स, ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिजेस के नीचे आकर मर रहे हैं तो कभी खराब दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। इन सब चीजों पर रिपोर्ट करो और डरो मत, क्योंकि मैं आपको बचाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पहली स्टेप है इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए। भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया, मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खां के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना, मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। और जानते हैं क्या दोस्तों, एक बार किसी लीडर ने अगर प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद सोल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल नहीं बच जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकल पुलिस स्टेशन मना कर देता है एफआईआर फाइल करने से, तो लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि कंप्लेन करने वाला एसपी के ऑफिस में जा पाए और वहां पर एफआईआर दर्ज करा पाए। साथ ही साथ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई जाए कि उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर ने क्यों नहीं करी एफआईआर रजिस्टर। कैसा लगा ये सिंपल सा सोल्यूशन? सुनने में इम्प्रैक्टिकल लग रहा है क्या आपको? इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक्चुअली में किया जा चुका है हमारे देश में। राजस्थान सरकार ने 2019 में ये डिसीजन लिया था। अगर ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो तो बड़ी आसानी से ऐसे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने की बात करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस दो कैटेगरीज के होते हैं। पहली कैटेगरी है प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस की, यानी कि हम ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करे, प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक दे। दूसरी कैटेगरी होती है प्यूनिटिव सॉल्यूशंस की। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके खिलाफ फाइट किया जाए और प्रॉब्लम करने वाले को पनिश किया जाए, ताकि बाकी और लोग इनकरेज ना हो दोबारा से वो गलत काम करने के। एग्जाम्पल से समझाऊं, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं। यहां पर प्रिवेंटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होना, हमारे सारे आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशंस बनाना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े फेमसली कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स, यानी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने, ताकि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना हमें देखने को मिले। लेकिन अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो हमारे देश को तैयार रहना चाहिए किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए। जिन भी चीजों की जरूरत है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को,
वो उन्हें दी जाए। बंदूक, मशीन गन, राइफल, एम्यूनेशन, गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्टिव हेडगियर, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, नाइट विजन गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार, ये सब ना सिर्फ अवेलेबल हो बल्कि रेडिली अवेलेबल हो। कुछ दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, लेकिन साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी आउटसोर्स हो और अपने देश में चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए। साथ ही साथ डिफेंस रिसर्च में खर्च किए जाने वाला पैसा बढ़ाया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट बढ़ेगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस कराई जाए ताकि कोई भी खराब हवाई जहाज या खराब हेलीकॉप्टर की वजह से हमारे एक भी पायलट की मृत्यु ना हो। अगला प्रिवेंटिव सोल्यूशन है यहाँ पर हमारे सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाना। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बहुत कम बात करी जाती है। 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 5 सालों में हमारी आर्म्ड फोर्सेस के 819 जवानों ने आत्महत्या करी, जिनमें से 642 केसेस आर्मी के थे, 148 केसेस एयरफोर्स के और 29 केसेस इंडियन नेवी के। पिछले साल भी आर्मी ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसा ही बताया था कि साल 2001 से लेकर अब तक करीबन 2000 से ज्यादा आर्मी सोल्जर्स आत्महत्या कर चुके हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मेरी कोशिश होगी इस नंबर को 0 तक लेकर जाना, और यह किया जाएगा मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को एंगेज करके। मैं 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को हायर करूंगा। आप पूछोगे ये 1800 का एग्जैक्ट नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं? इसके पीछे एक सिंपल कारण है, हमारी इंडियन आर्मी में करीब 12 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि हर 10,000 से लेकर 20,000 लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होना चाहिए देश में। लेकिन क्योंकि मिलिट्री सेटिंग और भी ज्यादा इंटेंसिव होती है, अमेरिका में जो यूएस आर्मी है उन्होंने 700:1 की रेशियो मेंटेन कर रखी है। हर 700 सोल्जर्स के लिए एक बिहेवियरल स्पेशलिस्ट उन्होंने रखा है। तो इसी रेशियो को आगे एक्सटेंड करते हुए हमारे 12 लाख पर्सनल के लिए 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होंगे। इनमें से कुछ होंगे क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, कुछ बिहेवियरल हेल्थ स्पेशलिस्ट और कुछ लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर्स। ऐसा करके हम ना सिर्फ हजारों सोल्जर्स की जान बचाएंगे और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हौसला बढ़ाएंगे, बल्कि 1800 नई सरकारी नौकरियां भी क्रिएट करेंगे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए। इस ट्रायल रन के सक्सेसफुल होने के बाद हम इसी स्कीम को एक्सटेंड करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर और सभी पुलिस ऑफिसर्स पर पूरे देश भर में। और नौकरियां क्रिएट होंगी और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स की जरूरत होगी, और इस चीज के लिए सप्लाई की कमी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, किसी भी कॉलेज सीट के लिए कितने लोग एक एग्जाम को लिखते हैं देश में। हमें डिमांड बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन सप्लाई की भी कमी नहीं है, बस कनेक्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी सारा पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री बनते ही वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स मैं लूंगा एजुकेशन बजट को 3 से 4 गुना बढ़ाना। आप पूछोगे इसका पैसा कहां से आएगा? कुछ पैसा तो आएगा कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर। इस खबर को देखिए, सरकार ने पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कम कमाया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को दोबारा से उसी लेवल पर ले जाए जिस लेवल पर 2017-18 में हुआ करता था। इसके अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूं और इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में, जाकर समझ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमें जरूरत है शहरों को इंसानों के लिए बनाने की, ना कि गाड़ियों के लिए। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, हरा भरा भी ज्यादा रहेगा शहर, और गर्मी का इफेक्ट भी कम होगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसकी बात मैंने हीट वेव वाले वीडियो में करी थी। बाकी पैसे की बचत होगी करप्शन खत्म करके, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में तो वैसे भी करप्शन 1% भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यही कारण है जिसकी वजह से इलीगल होर्डिंग्स खड़ी होती हैं और जब वो गिरती हैं तो लोग मारे जाते हैं। बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उनके गिरने से लोग मरते हैं। करप्शन ही कारण है जिसकी वजह से खराब दवाइयां सेफ्टी चेक से पास हो जाती हैं। मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए जाते हैं क्योंकि फूड सेफ्टी वाला वहां पर रिश्वत खाता है। करप्शन के पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला कारण है टॉप डाउन अप्रोच, जो कि सबसे बड़ा रीजन है करप्शन के पीछे। किसी भी पुलिस वाले को जब आप रिश्वत देते हो, सरकारी अफसर को रिश्वत देते हो, कभी उनसे पूछकर देखो कि वो क्यों रिश्वत मांग रहे हैं, तो उनका जवाब आएगा कि उन्हें ऊपर कुछ पैसा देना होता है, ऊपर भी कुछ कट देना होता है। और वो ऊपर वाले अफसर से जाकर अगर आप कभी पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे और ऊपर कट देना होता है।
यहाँ पर एक पूरी चेन फॉलो होती है करप्शन की, एक ऐसी चेन जो पहुंच जाती है सीधा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक। यानी किसी भी देश में करप्शन की असली रूट उस देश के पीएम या स्टेट के सीएम होते हैं। इस चेन को अगर तोड़ना है तो वो ऊपर से ही तोड़ा जा सकता है, जब ऊपर बैठे लीडर की नीयत साफ हो। दूसरा कारण है करप्शन के पीछे पुलिस ऑफिसर्स और बाकी सरकारी एम्प्लॉयज का ओवरवर्क्ड होना और अंडरपेड होना। इस पर आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन कि कैसे हमारे देश में पुलिस ऑफिसर्स ओवरवर्क्ड हैं, 12-12 घंटे काम कराया जाता है उनसे और पेमेंट ढंग से नहीं मिलती। कई रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं जो बताती हैं कि ढेर सारी स्टेट्स में पुलिस बहुत अंडरस्टाफ्ड है और ओवरबर्डन्ड है। सोल्यूशन सिंपल है, इसका पुलिस की संख्या डबल कर दो। कोर्ट्स और जजेस की बात करें तो वहां भी यही हाल है, ओवरबर्डन्ड है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर तो अपनी स्पीच में इस ओवरबर्डन की बात करते हुए रो भी पड़े थे एक बार। Speeches have been made in the past, in conferences, in seminars, debates in the parliament, but I think nothing really appears to be moving. यहाँ भी वही सोल्यूशन है कि जजेस और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा कारण करप्शन के पीछे है ग्रीड, किसी इंसान का लालची होना, और ये एक्चुअली में सबसे छोटा कारण है मेरी राय में। अगर पहले दो कारणों का सोल्यूशन निकाल दिया तो ये तीसरा कारण सॉल्व करना बड़ा आसान है। स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट, ताकि कोई भी ऐसा करने की ना सोचे। पुलिस की बात करें तो हमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। जब कोई केस मीडिया स्पॉटलाइट में आ जाता है, उस पर काफी आउटरीच होती है, तो सबकी एक ही डिमांड होती है हमेशा कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि एक परसेप्शन लोगों की ये बन गई है कि स्टेट पुलिस किसी भी इंपॉर्टेंट केस में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जरा सोचकर देखो, किसी केस को अगर मीडिया स्पॉटलाइट नहीं मिली, जिसे सीबीआई में ट्रांसफर नहीं किया गया, तो क्या उसमें बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है क्या? उन केसेस का क्या? इसलिए जरूरी है कि हर एक स्टेट में सीबीआई टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन्वेस्टिगेशन करे, केस सॉल्व करे, जिसकी उसी हिसाब से ट्रेनिंग करी जाए। स्टेट लेवल पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जाएगी और हर एक केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसी ब्रांच से होगा। अब सोचकर देखो दोस्तों, ये सारे सही कदम उठाने से देश में क्या क्या सही हो जाएगा। देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा मेंटल हेल्थ केयर मिलेगा, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सबके लिए स्ट्रिक्टली 8 घंटे की लिमिट सेट करी जाएगी, कोई भी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ज्यादा वर्कलोड को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट पुलिस फोर्स होगी, वैकेंसी सारी फिल करी जाएंगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, ईमानदारी से काम होगा। इसकी वजह से हर एक देशवासी के मन में पुलिस के प्रति सम्मान होगा, ग्रैटिट्यूड का भाव होगा, और पुलिस वाले भी हर एक नागरिक से सर या मैम करके बात करें, ये उन्हें कहा जाएगा, चाहे वो कितने भी अमीर या कितने भी गरीब क्यों ना। इमेजिन करो, पुलिस के सिस्टम में ही ऐसा रूल बना दिया गया कि हर एक पुलिस ऑफिसर किसी भी सिटीजन से बात करते वक्त उन्हें सर या मैम करके एड्रेस करेगा। अपने आप माइंडसेट में चेंज आने लगेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स की बात करें तो वहां पर भी लोगों के माइंडसेट और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेन रूट कॉज है। कुछ लोगों का माइंडसेट जो एक औरत को इंफीरियर सब ह्यूमन मानता है, औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। इसकी बात मैंने कई वीडियोस में करी है, जैसे कि एनिमल वाला वीडियो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एनिमल जैसी फिल्में या हनी सिंह और बादशाह टाइप के गंदे गानों पर बैन लगा दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिंगर्स और बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो अपनी फिल्मों से और गानों से मिसोजिनी को हटाएं, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन को हटाएं, और मैं खुद से अच्छे कंटेंट को प्रमोट करूंगा। ये माइंडसेट बदलने का एक और तरीका होगा स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लासेस को इंट्रोड्यूस करना। बचपन से ही बच्चों को सही माइंडसेट सिखाया जाए, जिससे कि जब वो बड़े हों तो समाज में अपने आप ही सही मानसिकता फैले। वेपन्स लॉबी वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया जैसे देशों ने अपने देश में मौजूद इलीगल हथियारों को खत्म कर दिया एक एमनेस्टी पीरियड जारी करके। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि जिसके पास जितने भी इलीगल हथियार हैं, हमें आकर सौंप दो सरकार के पास, और अगर आप इस टाइम पीरियड में हमें दोगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा इलीगल वेपन्स इकट्ठे हो गए थे सर्बिया में। ऐसा ही कुछ मैं करूंगा इंडिया में इलीगल हथियारों को खत्म करने के लिए। इन सारे प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करके हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जो ना सिर्फ हर इंडियन के लिए सेफ और सिक्योर हो, बल्कि हर फॉरेनर के लिए भी। आपको ये सॉल्यूशंस शायद इम्प्रैक्टिकल लग रहे हो, लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो पहले कहीं इंप्लीमेंट ना किया गया। सिंगापुर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 1960s में सिंगापुर का बुरा हाल था। पॉवर्टी वहां हर जगह देखने को मिलती थी, एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते थे। लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की इस लिस्ट को देखो, सिंगापुर नंबर 5 पर है। अगर सिंगापुर यहां तक उठकर आ सकता है तो हम इंडिया को भी नंबर 1 ले जा सकते हैं रैंक में इस लिस्ट पर। वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल एंड प्रॉस्परस कंट्री, हमारा देश, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैसा लगा मेरा सपना दोस्तों?
ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था ये वीडियो। एक वीडियो में सारे इश्यूज की बात करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो में मैंने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर फोकस किया। लेकिन अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ध्रुव राठी का वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ, ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहोगे। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, वेल्थ इनइक्वालिटी, लोनलीनेस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे इश्यूज को टैकल करते हो। इस पर पूरी एक सीरीज बनाई जा सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और अभी के लिए टाइम मैनेजमेंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड है PM40। ये वीडियो पसंद आया तो सिंगापुर वाला वीडियो जरूर देखना यहां क्लिक करके, जिसमें मैंने समझाया है कि कैसे सिंगापुर एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन गया, कैसे वो एशिया की नंबर 1 कंट्री बन गया। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।